बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। और इस्लामाबाद से मेरे साथ मौजूद हैं इम्तियाज़ गुल साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम इरफान, क्या हाल है? आपका रमज़ान कैसा जा रहा है? सर अल्लाह का बड़ा ही शुक्र है, रमज़ान ठीक जा रहा है। रोज़े का थोड़ा सा डिफरेंस है पाकिस्तान का और लंदन का। वक्त यहाँ पर ज़्यादा आपको जो है पाकिस्तान की निस्बत जो है जो टाइम जोन डिफरेंस है, तो आप इमेजिन कर सकते हैं। लेकिन टेम्परेचर जो है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान, इट इज़ फार बेटर। अच्छा सर, ये टेम्परेचर बड़े चढ़े हुए हैं। पाकिस्तान में दोनों टेम्परेचर जो है चढ़े हुए हैं। मुझे कहीं टनल के दूसरी तरफ ना लोग ये कहते हैं कि जनाब हमें रोशनी नज़र आ रही है। सर मुझे तो कोई रोशनी नज़र नहीं आ रही, क्योंकि 3 रुकनी कमेटी बना दी गई जिसमें परवेज़ खटक साहब हैं, इसके अलावा एजाज चौधरी हैं और एक और साहब हैं जिन्होंने बाकायदा लाहौर से सेनेटर जो इस कमेटी का हिस्सा होंगे। और इस कमेटी का बुनियादी काम ये होगा कि मुज़ाकरात जो हैं वो कर सकें। और मुज़ाकरात, आई डोंट नो मुज़ाकरात जो हैं वो किस तरह आगे बढ़ेंगे। मुझे सर ऐसा लगता है कि ये सब कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सिर्फ और सिर्फ अंगेज करने के लिए किया गया है। वो इसलिए अंगेज करने की मैं बात ये कर रहा हूँ क्योंकि आपके पास 5 से 6 माह का वक्त है। हुकूमत का यही मसला है ना कि अक्टूबर में इलेक्शन करवाएंगे तो उससे पहले निगरान हुकूमत ने भी आना है, तो उन्हें 4-5-6 माह का मसला है। और ये 5-6 माह का जो मसला है वो उसका हल ये निकाला गया कि अंगेज कर लो। ये मेरी असेसमेंट है और आप देखिए अंगेज हो जाएंगे, क्योंकि दूसरी तरफ से कोई सीनियर क़यादत जो है वो आपको नज़र नहीं आ रही। ये सिराजुल हक साहब थे जो उधर भी जाकर मिले हैं, इधर भी जाकर मिले हैं और उन्होंने अंगेज करने की कोशिश की है। गोगे शाह महमूद कुरैशी साहब भी कहते हैं कि जनाब ये सिर्फ और सिर्फ ड्रामा है और हुकूमत हमें संजीदा नज़र नहीं आती। राइज इस पूरी सिचुएशन के अंदर सर आपको क्या लगता है, हुकूमत संजीदा है या फिर डिलिंग टैक्टिक्स है? इरफान, इस हुकूमत का अलमिया ये है कि ये ताख़ीर हरबे इस्तेमाल करे या संजीदा भी अगर हो जाए, इसको अभी हासिल कुछ नहीं होना। वो होता है ना, जब आप मुतलातम पानी में कोई गिर जाता है तो वो उल्टे सीधे हाथ पांव मारना शुरू करता है, मेरी तरह जिसको स्विमिंग भी ना आती हो। तो उसमें उसको फिर समझ नहीं आती कि मैं खुद को कैसे बचाऊं। तो अभी पीडीएम हुकूमत की हालत जार उस शख्स की तरह होगी कि जो पानी में गिर गया है, उसको आगे पीछे दाएं बाएं अब कुछ नजर नहीं आ रहा। सो जहां तक मुज़ाकरात की बात है, देखिए दुनिया का हर तनाज़ा बहरहाल मुज़ाकरात के जरिए बिल आखिर तय होता है। अब यहाँ पे मेरा अपना ये ख्याल है कि चूंकि गैर ज़रूरी तौर पे पीडीएम हुकूमत प्रेशर में है, आईएमएफ का जो हमारे कर्जा मिलना है वो भी, अगर आप गौर करें इरफान, हमारी सियासी क़यादत ने इस पे नहीं सोचा कभी, न सियासी न फौजी क़यादत ने, कि उसका बुनियादी ताल्लुक भी रूल ऑफ लॉ से है। रूल ऑफ लॉ ये है कि आपने जो मुआहदे किए हुए हैं उसका आपने एहतराम किया कि नहीं किया। जो बुनियादी तौर पे मुआहदे हैं, चाहे वो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का एक्शन प्लान था, चाहे आईएमएफ के साथ मुआहदा, चाहे अभी पंजाब में इलेक्शन की बात है। तो यहाँ पूरा नुक्ता इस वक्त जो लाहौर में कन्वेंशन भी हुआ, वकला का बड़ी जबरदस्त तकरीरें हुई, उसका भी बुनियादी नुक्ता यह था कि आप उल्टे भी हो जाएं, जो मर्जी कर लें, आप आइन से फरार इख्तियार नहीं कर सकते। आप जो बुनियादी नुक्ता सुप्रीम कोर्ट ने दिया है कि, और जो आइन में लिखा, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नहीं दिया बल्कि आइन ने लोगों को, सुप्रीम कोर्ट ने लोगों को वो याद दिलाया है कि कोई भी हुकूमत तहलील होगी 90 दिन के अंदर आपने इलेक्शन करवाने हैं। इतनी सी बात है जिसकी बुनियाद पे पीडीएम हुकूमत ने और खास तौर पे राना सनाउल्लाह जैसे लोगों ने शोर मचा रखा है। हालांकि राना सनाउल्लाह के बस में होता तो मालूम नहीं, वो तो इमरान खान साहब तो मच की जेल की मिर्ची वार्ड में पड़े होते अभी। लेकिन दरअसल मामलात इनके हाथ से बहुत आगे चले गए हैं। अगर मुज़ाकरात अभी होते भी हैं तो वो इन्हीं के हक में हैं। इन्हीं को शायद एक महफूज रास्ता मिलेगा मुज़ाकरात के जरिए। इमरान खान या पीटीआई ने जितना प्रेशर डालना था डाल दिया, जितना उन्होंने मुल्क के अंदर और मुल्क के बाहर
शऊर पैदा करना था कि पाकिस्तान में मुसलसल आइन से इनहराफ होता रहा है, जिसका खुमियाजा पाकिस्तान आज भुगत रहा है। वो काम इमरान खान यानी साबिक वजीर आजम कर चुके हैं। इसके बाद बाकी काम जो है सियासतदानों ने करना है, वकला ने करना है, और सिविल सोसाइटी ने करना है, और उन मीडिया के उन लोगों ने करना है जो कि बिके हुए नहीं है, इधर उधर नहीं है, बल्कि वो भी एक सही रिपोर्टिंग को और बामकसद तज्जिए को अपना फर्ज समझते हैं। अच्छा, आपने सर नोट किया कि वी बीन टॉकिंग अबाउट दिस कि जनाब देयर इज़ अ लंदन प्लान इन प्लेस एंड विच हैज स्टार्टेड 4 years ago, जब नवाज शरीफ साहब आकर यहाँ पर बैठ गए, उसी दिन से लंदन प्लान जो है ना वो शुरू हो गया था कि पाकिस्तान से बाहर निकला जाए। थैंक्स टू जनरल बाजवा, उनकी बरहूने मिन्नत है, उनकी वजह से ये बाहर गए। फिर कुछ दूसरे मुल्कों की तरफ से भी कहा यह जाता है कि यहाँ पे खबर भी है कि एक प्रेशर भी था और पैगाम भी भेजा गया, और खान साहब ने कहा कि ठीक है जनाब। बाजवा साहब ने भी किरदार अदा किया, लेकिन ये 4 साल पहले शुरू हो गया था। अब लंदन के बाद आपने देखा कि रजीम चेंज होती है, लोग यहाँ पर आकर मिलते हैं, काबीना मिल रही है, नया आर्मी चीफ आ गया, सब कुछ हो गया। आपको क्या लगता है कि अब ये कोई नया ट्राइका आपके नज़दीक बनने जा रहा है जद्दा में? क्योंकि आपने अगर नोट किया हो, नवाज शरीफ साहब वहाँ पर गए हैं, अब शहबाज शरीफ साहब भी कुछ दिनों में वहाँ पे चले जाएंगे, मरियम भी वहाँ पर बैठी हुई हैं, और फिर इसके साथ साथ सऊदी अरब की तरफ से सरमायाकारी भी आ गई। फिर IMF के ने पाकिस्तान के हक में एक बयान भी दे दिया, खैर मकदम भी कर दिया। आपको लगता है कि सऊदीन चैनल्स के ज़रिए अमेरिकन जो हैं एक नया कोई एक इस गवर्नमेंट के ज़रिए अपना इन्फ्लुएंस जो है उसको रिवाइवल की तरफ जा रहे हैं, देखना चाहते हैं? चूँकि खान साहब ने तो इस खित्ते के अंदर अमेरिका को आंखें दिखाई, अमेरिका नाराज़ भी रहा, और अमेरिका की एक नाराज़गी की बुनियादी वजह भी है कि CIA चीफ आपका पाकिस्तान आया, आपने मिलने से आपने कहा कि जनाब एक प्रोटोकॉल है, फॉलो करें, और फिर उसकी नाराज़गी का बाकायदा इजहार भी किया गया। तो आपको लगता है कि देयर इज़ अ न्यू जद्दा प्लान इन मेकिंग आफ्टर लंदन प्लान? देखिए इरफान, सियासत में जितने भी शराकतदार होते हैं, सियासी निज़ाम के स्टेक होल्डर्स जिसको कहते हैं, हर एक की अपनी अपनी एक मनसूबाबंदी है। जो मनसूबाबंदी 4 साल पहले की गई, उसके तहत हमें नया आर्मी चीफ मिल गया, उसके तहत हमें PDM हुकूमत मिल गई। 2 साल पहले जो प्लानिंग हुई थी, उसके नतीजे में चीन से पाकिस्तान किसी हद तक दूर हो गया। वो अलग बात है कि इंतहाई मुश्किल हालात में चीन ने ही सबसे पहले पाकिस्तान को कर्जा दिया है, पुराना कर्जा अगले साल पे डाल दिया, उसकी वापसी। अब जाहिर है जो अमेरिका की मौजूदा एडमिनिस्ट्रेशन कुछ उसका मंसूबा होगा, लेकिन हमें ये ज़हन में रखना चाहिए कि सऊदी अरब और अमेरिका के दरमियान अभी जब तक जो बाइडन सदर हैं, ताल्लुकात की बहाली नहीं हो सकती है। आपको मालूम है वो जो सऊदी जर्नलिस्ट जमाल खशोगी, उसकी हलाकत के बाद से, और ख़ास तौर पे जब डेमोक्रेट्स की हुकूमत है, तो उनके दरमियान ताल्लुकात बहाल नहीं होंगे। और फिर उस पर हुआ यह है कि सऊदी अरब और चीन के दरमियान ताल्लुकात एक बिल्कुल नए लेवल पे चले गए हैं, जिसकी वजह से ईरान के साथ सऊदी अरब का मुआहदा भी हो गया है। 8-10-12 साल की वक्फे के बाद उनके सफारतखाने भी खुल रहे हैं। तो हम इस बात को दूसरे एंगल से भी देख सकते हैं। एक तो एक वजह सबको सामने नजर आती है कि सारा घराना आले शरीफ जो है वो आले सऊद के पास चले गए हैं, उनकी मेहमान नवाजी जो है वो एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन दूसरा एंगल आप ये भी देखें कि क्या पता चीन की वजह से, चीन के इसरार की वजह से, क्योंकि जहां पे हमारे जनरल नदीम अंजुम ISI के सरबराह को बाकायदा चीन बुलाया गया है मुज़ाकरात के लिए, बातचीत के लिए, इस वक्त वो बीजिंग में है। तो क्या मालूम कि सऊदी अरब के जरिए आले शरीफ को भी ये पैगाम दिया जा रहा हो कि इस वक्त पाकिस्तान जिस सूरत हाल में है उसके साथ हम डील नहीं कर सकते। यानी बड़ी सिसक के बड़े मिन्नतें तरलों के बाद सऊदी अरब ने IMF को ये खत तहरीरी तौर पे दिया कि हम पाकिस्तान को नया कर्जा फराहम कर देंगे। अब उससे अगला स्टेप, ये मैं आपको बात बड़ी, जो मैं इस मामले में बहुत वाज़ेह हूं, चीन की हुकूमत इंतजार में है कि यहां पे इलेक्शन हो। अमेरिका कभी भी किसी गैर मकबूल हुकूमत के साथ डील नहीं करता। जो भी वो काम करेंगे अमरीकी, वो कैसे अफोर्ड कर सकते हैं कि 22 करोड़ का मुल्क हो
हुकूमत को हर रोज गालियां पड़ रही हों, जूते पड़ रहे हों, और उस हुकूमत के जरिए वो अपने मकासद हासिल करें। ऐसे सियासत में होता नहीं है। और डॉक्टर आसिफ महमूद हैं जो बड़े करता धरता है अमेरिका में, वो अब मिल रहे हैं डेमोक्रेट्स के साथ, कांग्रेसमैन के साथ। और ये भी जहन में रखना चाहिए कि अमेरिका की पॉलिसी कभी भी, या नाराजगी उसकी कभी भी मुस्तकिल नहीं होती। बिल्कुल ऐसी जैसे उसकी खुशी कभी मुस्तकिल नहीं होती, वो अपने मफादात के मुताबिक चलते हैं। अब अगर उन्होंने ये देख लिया है कि उनके मफाद इसी में है कि पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम हो, कोई मकबूल हुकूमत हो, नए इंतखाबात के जरिए आए, तो तभी वो फिर अपने मंसूबों पर अमल दरामद भी कर सकते हैं। आगे बात सऊदी अरब की, तो सऊदी अरब के जरिए मेरा अपना ख्याल है कि आले शरीफ को ये पैगाम मिलेगा कि आप खुदा के लिए कुछ कुछ लोग कुछ दो की बुनियाद पे अपने लिए वहां पे स्पेस पैदा करें। क्योंकि एक बात सबको पता है, जो वॉल स्ट्रीट जर्नल में मैंने आर्टिकल पढ़ा, न्यूयॉर्क टाइम्स में पढ़ा, टाइम मैगजीन में आया था, कि इस वक्त इमरान खान की मकबूलियत या शोहरत के करीब करीब कोई भी लीडर नहीं है। 30-32 पॉइंट्स का फर्क है जहां जहां भी सर्वे हुए हैं। लिहाजा ये चाहें ना चाहें इनको मुज़ाकरात करने पड़ेंगे, इंतखाबात की किसी तारीख पे इनको एग्री करना पड़ेगा। इनके इनकार की सबब अब वजह क्या है कोई मालूम नहीं। कि अब फौज की क़यादत जो है, अब सुप्रीम कोर्ट ने कल जब उनको हुकूमत ने इनकार कर दिया, और इलेक्शन कमीशन को अगर स्टेट बैंक की तरफ से 21 अरब रुपए मिल जाते हैं, तो जनाब अगला मरहला सुप्रीम कोर्ट के लिए ये होगा कि वो जीएचक्यू को रिक्वेस्ट करे कि जनाब आप हमें अब ये इलेक्शन करवा के दें। क्या जीएचक्यू उससे इनकार करेगा? बहुत मुश्किल है। माजी में बहुत सारे फैसले हुए थे, सुप्रीम कोर्ट को भी अगर इनकार हो गया तो फिर वही इसका नतीजा निकलेगा। कल जो वकला कन्वेंशन में सलमान अकरम राजा ने, एजाज एहसन साहब ने, हामिद खान साहब ने कहा कि अगर इस बुनियादी आईनी प्रोविजन यानी इंतखाबात पे अगर हम आमादा नहीं होते हैं, नहीं करवाते हैं, तो इसका मतलब कि इसको फाड़ के फेंक दे फिर इस दस्तावेज को, इसलिए कि इस दस्तावेज का आपको एहतराम नहीं है, तो फिर किस चीज का? इसका मतलब है कि हुक्मरान अशराफिया जो है, जिसको बाज लोग बदमाशिया भी कहते हैं, शायद आप भी कहते हैं, कि वो फिर समझते हैं कि हम हर चीज से बालातर है, आइन कानून मेरे और इरफान हाशमी साहब के लिए ही। लेकिन 23 अप्रैल को ना हुकूमत की मुद्दत ख़त्म हो रही है, इसके बाद इसकी आइनी कानूनी हैसियत कोई भी नहीं रहेगी। अब एक डिमांड ये भी की जा रही है कि रेफरेंस बनाकर भेजें, क्योंकि सर जस्टिफिकेशन कोई मौजूद नहीं है आइन में। अगर 90 दिन की बात है तो ये हुकूमत की मुद्दत भी 90 दिन से बाहर निकल गई, और कुछ ताकतें उस पर थोड़ा सा एक इख्तिलाफ है कुछ लोगों को। उनका ये ख्याल है कि निगरान हुकूमत का एक बुनियादी मकसद होता है, वो होता है इंतखाबात करवाना। जब तक फिर इंतखाबात नहीं होते तो उस वक्त तक एक डिफेक्टो जवाज पैदा हो सकता है उसकी मुद्दत में तोसी का। इसमें कोई वो शक नहीं, और कल क्लियर हो जाएगा। यानी जब सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर देगी उसके बाद अगला हुक्म उनका शायद जीएचक्यू चला जाए, तो उसके बाद फिर देखेंगे अगले 2-3 दिन में कि सूरत हाल क्या बनती है। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि आपने जो बात की कि सर वो 5 दिन, 15 दिन, 2 हफ्ते, 4 हफ्ते की बात तो हो सकती है, लेकिन यहाँ पर 1 साल की बात तो निगरान हुकूमत के हवाले पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा नहीं किया जा सकता। इसीलिए अदालत को ये भी देखना पड़ेगा। आपको सर क्या लगता है कि जीएचक्यू, चूँकि आज मैं मिफ्ता इस्माइल की गुफ्तगू सुन रहा था, वो कहते हैं कि जनाब स्टेट बैंक खुद से पैसे रिलीज़ नहीं कर सकता, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की डोमेन भी नहीं, ये भी उन्होंने कहा। और फिर उन्होंने एक और बड़ी बात की, टेक्निकल एक बात की, वो ये कहते हैं कि काबीना के दस्तखत जो हैं वो ज़रूरी होते हैं किसी भी फ़ंड को रिलीज़ करने के लिए। तो टेक्निकली शायद ये मुमकिन ही ना हो कि पैसे रिलीज हो, और कल आपको देखेंगे जवाब मिल जाएगा। आपको भी ऐसा लगता है? और फिर दूसरा मसला जिसकी तरफ आपने इशारा किया, जीएचक्यू, सर पार्लियामेंट में से तो आइन की आवाज़ आ रही है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पाकिस्तान की आवाम है, और आइन पाकिस्तान की आवाम, पार्लियामेंट मज़हर है, सब कुछ ये बातें हम सुन रहे हैं। तो इन हालात में तो पैगाम तो सॉफ्ट आ गया कि जनाब जो पार्लियामेंट कहेगी हम भी वही करेंगे। पार्लियामेंट ने कह दिया कि फोर्स नहीं देनी, वज़ीर दिफा कहते हैं कि जनाब हम फोर्स नहीं देंगे, इलेक्शन करवाना इनकी जिम्मेदारी नहीं, क्योंकि ख्वाजा आसिफ ये कह चुके हैं। तो फिर आइन और कानून के ताबे पाकिस्तान की फ़ौज भी है, और वो उसी चीज़ को मानेगी जो पार्लियामेंट फैसला करेगी। आप भी यही समझते हैं कि ऐसा ही होगा? देखिए, पार्लियामान के अंदर जाके फ़ौज का सरबराह हो या किसी सियासी जमात का सरबराह हो, वो ये तो नहीं कहेगा कि पार्लियामान या आइन आवाम की
ख्वाहिशों का मजहर नहीं है। ये तो बहुत एक स्टैंडर्ड जवाब है या पोजीशन है जो फौज के सरबराह ने ली। असल में जो काम उन्होंने किया वो उन्होंने दहशतगर्दी के हवाले से जो बयानियां पिछले 2 हफ्ते से गढ़ रहे थे हमारे वजीर दिफा और उनके साथ दूसरे साथी, उसका तिया पांचा एक कर दिया जनरल आसिम मुनीर ने। वो ये आपको मालूम है कि बड़े तरतीब से इनसे आर्टिकल लिखवाए गए, लोगों से मुसलसल एक कैंपेन चलाई गई टीवी पे कि मुल्क के हालात बहुत ख़राब हैं और दहशतगर्दी उरूज पे है, लिहाजा हम इलेक्शन नहीं करवा सकते। उस बयानिए के जनरल आसिम मुनीर ने पार्लियामान के जो इन कैमरा सेशन था उसमें बखिए उधेड़ दिए, क्योंकि उसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में सब कोई नो गो एरिया नहीं है, हम इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन कर रहे हैं, बुनियादी तौर पे किसी नए ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। क्यों? ये जरूरी पॉइंट है आपके सुनने का, दोस्तों के सुनने का। उन्होंने कहा कि डायलॉग, डेटरेंस और डेवलपमेंट, यानी आपने पेशबंदी करनी है, मुज़ाकरात करने और तरक्की करनी है। ये तीन पॉलिसी उसूल बहुत अरसा पहले तय हो चुके थे। बुनियादी तौर पे 2014-15 में ये उसूल तय हो गया था, जिसके तहत ऑपरेशन ज़रबेस्प चला था, उसके बाद ऑपरेशन रद्दुल फसाद था, और रद्दुल फसाद अभी भी चल रहा है। तो उसमें उन्होंने, आर्मी चीफ ने, बाद में वो बात हटवा भी दी गई कि आप डायलॉग, आप डिटरेंस, डायलॉग और डेवलपमेंट निकाल दें, बाकी तकरीर उनकी वही है। लेकिन बुनियादी तौर पे उन्होंने ये कहा कि हमारी पॉलिसी में तब्दीली कोई नहीं आई, कोई नया ऑपरेशन नहीं होगा, हम खुफिया मालूमात की बुनियाद पे अपने ऑपरेशन जारी रखेंगे, जो कि बिल्कुल नॉर्मल सी बात है। मैं जब से इनका ये बयानी आया तो उस वक्त से कह रहा था कि इसमें नए ऑपरेशन का जवाब क्या है, किस बुनियाद पे। और आखिरी बात में इस पे मैं खत्म करूंगा कि हमारा जो इदारा है सेंटर फॉर रिसर्च एंड सिक्योरिटी स्टडीज, हमने जो पहले 3 महीने का भी एक डाटा कलेक्ट करके सिक्योरिटी रिपोर्ट अपनी जारी की है पहले 3 महीने की, उसमें बहुत ज्यादा कमी हुई है टेररिज्म के वाकयात में, और बिलाशुबा उसमें फौज और पुलिस की शहादतें ज्यादा हुई हैं। लेकिन आपको भी जरूरी हुआ तो इसमें थोड़ा वो ग्राफिक्स दिखा दीजिएगा, लोगों को अंदाजा हो जाएगा। नहीं, ये बहुत जरूरी है बताना। ये तो आपने वो बात बताई, ये तो बयान ही उल्टा हो गया। ये तो कहते हैं कि दहशतगर्दी इलेक्शन नहीं होंगे, तो शेयर करें सर इसको, बल्कि लोगों को दिखाते हैं कि असल में रिपोर्ट क्या है। इसको आप जरूर इसको अभी शेयर करें, मैं आपके साथ आपको भेजता हूँ वो चीजें। डॉन अखबार में, पाकिस्तान टुडे में, मशाल रेडियो, सब ने इसको अभी कवर किया हमारी इस रिपोर्ट को। तो इनका जो बुनियादी, और स्वात में, स्वात वाला जो बयानिया था ना जो इन्होंने बनाया था, ख्वाजा आसिफ साहब बार बार कह रहे थे, वो तो सारा इल्जाम थोप रहे थे इमरान खान। तो उन्होंने, जनरल आसिम मुनीर ने ये कहा कि हमने अब तक जितनी ढील देनी थी टीटीपी वालों को मुज़ाकरात के जरिए एतमाद साजी के लिए, इसके बाद अब हम कोई रियायत नहीं करेंगे। तो बुनियादी तौर पे उन्होंने उस पॉलिसी की ओनरशिप ली जो जनरल फैज ने बतौर ISI चीफ और फिर बाद में बतौर कोर कमांडर पेशावर शुरू की थी। क्योंकि आप सबको मालूम है, कोई भी इतना भोला नहीं है, पता नहीं ना ख्वाजा आसिफ साहब किस भोलपन का शिकार हैं कि बार बार कह रहे हैं कि पीटीआई ने किया। भाई, चाहे अफगानिस्तान है, चाहे इंडिया है, चाहे अमेरिका है, सिविलियन हुकूमत को कभी इतना इख्तियार रहा ही नहीं है। हाँ, स्वात से जितने लोगों को भगाया गया, फिर इवेंचुअली भागने पे मजबूर हुए, वो मुराद से ही जो पीटीआई के रहनुमा और उनके मकामी जो रहनुमा थे, उन्होंने तमाम लोगों को मोबिलाइज किया, जगह जगह जलसे किए, नाराबाजी की, और उस जिसकी वजह से मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को, इन लोगों को कहना पड़ा टीटीपी के, जिनको लाके कहा गया था कि आप स्वात आ जाए, कि अभी आप वापस जाएं जब तक कोई फैसला नहीं। तो ये जो बात कही गई कि जनाब ये गलती थी माजी की, ये गलती किसकी थी, सिविल हुकूमत की कि जनरल बाजवा की? देखें, इसमें तो अभी हमारे लिए इस पर कोई राय ज़नी करना मुश्किल है। हम अगर ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में देखें, गलती जो हुई और गलती इस मामलात में मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से ही हुई। वो इसलिए कि अमन, नाम किसी का नाम लिए बगैर, जो एक नाम मैंने आप जनरल फैज का लिया, और वो ये था कि वो बाकायदा जनरल बाजवा के अप्रूवल के साथ ही सारा काम कर रहे थे। हमारे साबिक जो खुसूसी सफ़ीर हैं सादिक, मोहम्मद सादिक साहब, वो उन्होंने इस्तीफा भी इसी वजह से दिया कि जो सिविलियन उनको फेस रखा गया था, ये मैं आपको आज पहली दफ़ा बता रहा हूँ कि टीटीपी के साथ मुज़ाकरात के लिए तय ये हुआ था कि बुनियादी तौर पे सिविलियन क़यादत लीड करेगी तमाम प्रोसेस में। लेकिन बाद में हुए कि जनरल फैज ने
खुद इनफरादी तौर पे टीटीपी के कमांडरों से मिलना शुरू कर दिया। नूर वली महसूद से भी वो मिल के आए काबुल में सिराजुद्दीन हक्कानी की मौजूदगी में। अब इस तरह फिर ये लग रहा था कि सिविलियन को उन्होंने वैसी एक कहते लॉलीपॉप दे दिया, असल काम वो खुद ही कर रहे थे। तो इस बात का इदराक और एतराफ अच्छी बात है, एक बिलवास्ता तौर पे जनरल आसिम मुनीर ने कर लिया, क्योंकि ये मामलात ऐसे हैं कि इसमें कभी भी सिविलियन को कोई इख्तियार ही नहीं रहा। जो सिविलियन मुज़ाकराती डेलीगेशन भी जाते थे वो भी बड़ी सोच विचार के बाद, मतलब रावलपिंडी के साथ बड़ी कोऑर्डिनेशन के बाद वो डेलीगेशन जाया करते थे, क्योंकि जाहिर है सरहदों पे हमारी फौज मौजूद है, सिक्योरिटी पॉलिसी उन्होंने तरतीब देनी है, तो उसमें फैसला साजी में तो उनका बड़ा किरदार तो होगा ही होगा। बहुत शुक्रिया सर। व्यूअर्स, ये आज का हमारा शो था, खुसूसी नशिस्त थी इम्तियाज़ गुल साहब के साथ। अपने कमेंट्स हमें ज़रूर भेजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।